सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देने जा रहे हो तो उस समय आपका जो जीएस और जीके ये दो चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है और साथ ही यदि इसमें आपका नॉलेज है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर पाते हैं। तो हम आपको जीके का जो मेन टर्म है, मैं आपको कुछ 100 क्वेश्चन प्रत्येक हिस्ट्री हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटिक्स हो गया। तो ये सारे तीनों का मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन से ही आप किसी भी सेट लगाने जाएंगे तो 100% है कि आप कम से कम तो आपका 20 स्कोर जरूर है कि बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप इस 100 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, दरोगा देने जा रहे हो, बीएसएससी देने जा रहे हो, या जो भी अभी आने वाले हाल फिलहाल में वैकेंसी है, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और साथ में आप सेट किसी का भी लगाएंगे तो आपका 20 स्कोर बढ़ जाएगा। जो भी आ रहा है उससे 20 स्कोर बढ़ेंगे, ये दावा है। तो चलिए आप चलते हैं बिना देर किए हुए प्रश्नों की ओर। प्रश्न थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हर तरह के प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बोला है सुमेलित कौन है। अब सुमेलित कौन है तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको प्रश्न आते हैं और प्राचीन एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट है। हम इस तरह से मेडाइवल भी लाएंगे और मॉडर्न भी लाएंगे। तो ये एंशियंट हिस्ट्री आज हम बताएंगे कि एंशियंट हिस्ट्री से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक थी। तो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक नहीं, अधऐतिहासिक थी, याद रखेंगे। ये अधऐतिहासिक थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है पशुपालन का प्रारंभ पूरा पाषाण काल से हुआ। नहीं, पूरा पाषाण काल से नहीं, मध्य पाषाण काल से हुआ है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मध्य पाषाण काल से हुआ है। तो यहाँ पे सुमेलित पूछना है, तो जो सही सुमेलित होगा वही हमारा आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब विस्तार आलमगीरपुर। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था त्रिभुजाकार में था, 3 भुजाओं पर वो घिरे थे, जिसमें से आप अगर आप इसको पूरब पश्चिम में बांटे तो इधर पूरब हो जाता है, ऊपर उत्तर हो जाता है, नीचे दक्षिण हो जाता है और इस साइड पूरब हो जाता है, अर्थात पश्चिम हो जाता है। ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ आलमगीरपुर था। तो आप एग्जैक्टली कह सकते हैं कि पूरब विस्तार जो है ना आलमगीरपुर तक था। अब आलमगीरपुर, तो ये बात सही है। उसके बाद आपको बता दें कि दैमाबाद का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं। दैमाबाद जो है मैं आपको बता दूं थोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो था ये आपका मांडा था, ये आपका आलमगीरपुर था, ये आपका दैमाबाद था और ये आपका बलूचिस्तान था। तो इस तरह से बलूचिस्तान तक से लेकर के उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, तो ये गलत है। इस तरह से आपको इतने प्रश्न की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाता है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, किसी भी सेट को लगाकर आप देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। आगे की ओर अब हम बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले आपको ये ध्यान दे देना है कि थोड़ा सा सुमेलित और ये थोड़ा सा टाइपिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा एरर हो गया, तो उस एरर को आप ध्यान नहीं दे करके प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगला प्रश्न बोला है कि सुमेलित कौन है, नहीं है। सुमेलित नहीं है यहाँ पे उसी प्रश्न से जो अभी हम आपको समझाए, बोला है कि हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर था। उसके बाद है दास्क नदी महाराष्ट्र में पड़ता है और उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। तो ये सही है, ये पहले वाले भी सही है, लेकिन ये गलत है। दास्क नदी महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में था, याद रखेंगे, बलूचिस्तान में था, इसीलिए इस बात को ध्यान में कर लीजिए। और ये सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, इस बातों को अभी आप ध्यान में रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मैं सिंधु घाटी सभ्यता से और भी कई चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो होंगे वो आपको क्या क्या पूछे जाते हैं, इनके विशेषताएं से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सभी को याद रखना जरूरी, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला बात, ये नगरीय सभ्यता थी।
ठीक है। दूसरा बात आपको कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपको याद रखना है कि ये अध ऐतिहासिक सभ्यता थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक अध ऐतिहासिक था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पशुपति का पूजा होता था, मातृसत्तात्मक अर्थात माता का सत्ता होता था, पिताजी मालिक नहीं होते थे, किसी चीज़ का मालिक जो है ना माता जी होते थे संपत्ति का। उसके बाद है लोहे की जानकारी नहीं थी, यहाँ पे लोहे की जानकारी नहीं थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि लोग मनोरंजन के लिए शतरंज का खेल खेलते थे, शतरंज खेल मनोरंजन के लिए किया करते थे। और जो लिपि जो लिखी जाती थी वो भाव चित्रात्मक था, लिपि जो लिखी जाती थी भाव चित्र, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इतना बात आपको ध्यान सिंधु घाटी सभ्यता से रखना है। नगरीय का होना, कांस्य युगीन सभ्यता होना, अधैतिहासिक सभ्यता होना, ठीक है, पशुपति का पूजा किया जाना, लोहे से अनभिज्ञ होना, लोहे की जानकारी नहीं होना, उसके बाद शतरंज का खेल उपयोग करना, भाव चित्रात्मक लिपि के रूप में प्रयोग करना, ये सारी चीज आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला बोला है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अब साक्ष्य से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। साक्ष्य में आपको कहीं कहीं जगह का नाम ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से जगह है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसको हम हड़प्पाई सभ्यता भी कह सकते हैं, ये जगह का नाम याद रखिए कि कौन कौन से जगह थे। तो हड़प्पा खोजे गए थे, उसके बाद है मोहनजोदड़ो खोजे गए थे, उसके बाद आपको राखी गढ़ी खोजा गया था, ठीक है, राखी गढ़ी खोजा गया था। उसके बाद आपको बता दें हम कि कालीबंगा खोजा गया था। ये सब सिंधु घाटी के जगह हैं, स्थल है, ठीक है, कालीबंगा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कालीबंगा के साथ रोपर था, ठीक है, रोपर। तो सभी जगह से कुछ ना कुछ प्रमाण मिले हैं, और भी हैं आपको, रोपर है, बनवाली है, लोथल है, धौलावीरा है। इन सभी जगहों को आपको नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तभी आपको याद रहेंगे जब आपको नाम याद रहेगा, इसलिए नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अगर नाम याद नहीं होते तो 2-4 बार आप लिखिए, जो जितना बार लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आप याद करके रख पाएंगे, क्योंकि सारे चीज़ बुक में दिए गए हैं, आप इससे वाकिफ भी होंगे, लेकिन नाम याद नहीं रहते हैं, कौन कहाँ है इसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मैं आपको दे दूं। तो हड़प्पा जो है आपको पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये मोंटगोमरी जिला, ठीक है, मोंटगोमरी जिला में है। आपको मोंटगोमरी जिला याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाता है। और उसके बाद मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ रहा है। और राखी गढ़ी आपका जो है सबसे बड़ा भारत में स्थल है, मतलब पूछा जाता है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी को याद रखेंगे, क्योंकि राखी गढ़ी जो है ना आपको भारत में स्थित सबसे बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा अगर सीधे सबसे बड़ा पूछेगा तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना है, ठीक है। उसके बाद है सबके नदी के किनारे कौन किसी के नदी के किनारे है, ये पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। लेकिन हड़प्पा रावी नदी के किनारे है तो इसको हम जो है ना ऋग वैदिक काल में रावी नदी को हम पारुसनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, पारुसनी। तो थोड़ा सा याद रखने का जो ट्रिक है, याद रखने का ट्रिक है कि पुरुष होके रोता है, इस बात को ध्यान में रखिए, पारुसनी रावी नदी के किनारे पुरुष होके रोता है। इससे ये याद रखने से आपको क्या होगा कि ये बात याद रहेंगे कि रावी नदी को हम क्या कह रहे हैं, पुरुषनी कह रहे हैं, पारुसनी कह रहे हैं। तो ये ध्यान में थोड़ा सा ट्रिक भी ध्यान में कर लीजिएगा, थोड़ा बात याद रहेगा। दूसरी बात है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे है। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, राखी गढ़ी घग्गर नदी, ठीक है, याद रखेंगे कि राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है, घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद कालीबंगा है, उसके बाद आपको रोपर है, बनवाली है, लोथल है और धौलावीरा है। तो लोथल को खाली याद रखिएगा कि भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद है आपका बनवाली जो है सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती अभी विलुप्त हो गई है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। जो आपका बनवाली है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे है। सभी से साक्ष्य पूछे जाते हैं, साक्ष्य कौन कहाँ से मिला है, 2-4 साक्ष्य को मैं आपको बता दे रहा हूँ, साक्ष्य याद रखना जरूरी है। किसका साक्ष्य, अगर अन्नागार आपसे पूछेगा तो विशाल अन्नागार आपको हड़प्पा से मिला है, लेकिन स्नानागार पूछेगा तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। राखी गढ़ी से भी आपको
मिले हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि राखी गढ़ी से आपका उतना नहीं पूछा गया है। कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ये पूछा जाता है। कहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं, तो कालीबंगा से, ठीक है। उसके बाद है अग्निकुंड भी कालीबंगा से ही मिले हैं। रोपर आपको ध्यान रखना है कि कुत्ते और आदमी का जो शव है, कब्र है, वो एक साथ मिले हैं कहाँ पे, तो आपको रोपर से, कुत्ते और आदमी का कब्र। उसके बाद है आपको लोथल, लोथल से भी प्रमाण मिले हैं आपको चावल का, ठीक है। उसके बाद है चालाक लोमड़ी का, चालाक लोमड़ी का पीछा करते हुए, कुत्ते का पीछा करते हुए चालाक लोमड़ी की बात कहा गया है। उसके बाद है गोदीबारा के नाम से भी लोथल जाना जाता है। धौलावीरा की बात कर ले तो धौलावीरा जो है आपका, ये ध्यान रखना है कि ये रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया, और धौलावीरा ही मात्र एक ऐसा स्थल है जिसके 3 गो दुर्ग बने हुए हैं। तो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल का नाम बताइए जिसके 3 दुर्ग बने हुए हैं, ऊपरा, निचला और मध्य। इस तरह से 3 दुर्ग वाला आपका है धौलावीरा। चनहुद्रो जो है ना, जितना बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, इसका प्रमाण अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना है कि ये चनहुद्रो से मिला है। और विभिन्न प्रकार के लिपस्टिक, मनके बनवाने के कारखाना, ये सब आपको मिला है कहाँ से, चनहुद्रो से। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है चावल का साक्ष्य। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चावल के साक्ष्य 2 जगह से मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। रंगपुर और लोथल दोनों ही जगहों से मिले हैं, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। उसके बाद है ऋग्वेद के किस मंडल में। अब हम थोड़ा सा ऋग्वेद की चर्चा करेंगे। ऋग्वेद, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वेद, ठीक है। वेद वेद नहीं, ऋग्वेद में आपको 2 टर्म है, 2 पार्ट है ऋग्वेद। अब यहाँ ऋग्वेद बोला है तो आपको ध्यान रखना है कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल होगा, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल, वैदिक 2 भाग में बांट दिए गए हैं। एक भाग आपका है ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक, और दूसरा भाग आपका है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक, ठीक है। अब ये उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल को आपको समझना है कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं पूरा का पूरा बात बता दूंगा अभी कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक से पूछे क्या क्या जाते हैं। ऋग्वैदिक का जो टेन्यूर है वो आपको ध्यान रखना है कि 1600 से लेकर के आपको 1000 तक का है, ठीक है। और इसका है 1000 से लेकर के 600 तक का, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये 1000 तक जो है वो ऋग्वैदिक है, और 1000 के बाद जो नीचे आया है वो 600 तक का जो बीसी में है। याद रखें, बीसी का मतलब ईसा पूर्व होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ये टेन्यूर है इसका। लेकिन ये इससे टेन्यूर याद रखने के बाद हमको इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलते हैं, तो जानकारी जो मिलते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि ये जानकारी हमें 2 चीज़ें से मिलती हैं। अब ये 2 चीज़ें कौन कौन है, तो फर्स्ट चीज़ आपका है साहित्य, साहित्य, ठीक है। और दूसरा है आपका पुरात्व। पुरात्व, पुरात्व किसको कहते हैं, तो जो भी साक्ष्य मिला है उसको हम पुरात्व कहते हैं। ये दोनों चीज़ों से मिलता है। अब ये दोनों चीज़ें साहित्य में किस किस क्या क्या चीज़ से मिलते हैं इनकी जानकारी, तो हमको मिलते हैं वेद से, उसके बाद है वेदांग से, ठीक है, वेदांग से। उसके बाद वेदांग के बाद है आपको वेद, वेदांग हो गया। वेदांग के बाद आपको हो जाएगा पुराण, पुराण, पुराण से आप उसके बाद आपको मिलेगा उपनिषद, उपनिषद। इतना चीज़ों से हमको, ठीक है, इतना चीज़ों से हमको मिलता है, ये साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम सबसे पहले वेद की चर्चा करेंगे कि वेद से क्या क्या, वेद में क्या क्या जानकारी हमें मिलना है, या वेद से हमें आ रहे एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वेद में जान लीजिए कि वेद जो होगा, वेद में आपका होगा 4 वेद, ठीक है। वेद में जो होगा, वेदों की संख्या कितनी है, 4। अब ये 4 वेद हैं, 4 वेद में एक है आपका ऋग्वेद, एक आता है ऋग्वेद, एक आता है आपका यजुर्वेद, एक आता है आपका सामवेद, और एक आता है आपका अथर्ववेद, ठीक है। 4 वेद है। शॉर्ट में लिखने का मतलब है कि जल्दी में हम खत्म करें इसको। अब यहाँ पे देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण का पूछा जाता है तो ये इसका कौशिकी है,
कौशिक की। इसके ब्राह्मण को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है, ये यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है इसके नाम है शतपथ। क्या नाम है? शतपथ। शतपथ नाम है। सामवेद का पंचविश है, पंचविश। याद रखने का ट्रिक है पंचविश, ठीक है। याद रखेंगे कि पाँच गाना गाते शाम हो गया, तो थोड़ा सा पंचविश याद रहेंगे, ठीक है। 5 गाना गाते शाम हो गया, ये ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद में आपका है गोपथ, गोपथ। तो याद रखेंगे कि ये सब उनके ब्राह्मण के नाम हैं और इन ब्राह्मणों से पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा, जो ऋग्वेद से पूछे जाएंगे। तो ऋग्वेद से आपको मंडल से पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 10 मंडल है और 228 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10, ठीक है। 10 मंडल में सभी मंडल आपको याद नहीं रखना है। मंडल कौन कौन से याद रखना है? तो मंडल में आपको याद रखना है, सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि 3 से लेकर के और 7 तक, ठीक है। 3 से लेकर के 7 तक जो है ना प्राचीन मंडल है। उसके बाद है तीसरा मंडल आपको याद रखना है, 7वां मंडल याद रखना है, 9वां मंडल याद रखना है और 10वां मंडल याद रखना है। इतना मंडल आपको एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया, ठीक है। 7वें मंडल में सुदास और 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। मतलब सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। विश्वामित्र जी थोड़ा सा अपने चेला 10 गो राजा को मुड़ लिए और सुदास से लड़ा दिए, ठीक है। तो यही लड़ा दिए, तो यही 10 राजा की हार हो गई। विश्वामित्र थोड़ा गुस्सैल थे और सुदास पर भिड़ा दिए थे, जिसके कारण जो है मतलब उन्होंने काहे भिड़ा दिए सुदास पर, क्योंकि सुदास ने अपने पुरोहित को बदल दिया था। तो पुरोहित बदलने के कारण इस पर आक्रमण करवा दिए थे। तो सुदास आपको ध्यान रखना है कि सुदास और 10 राज्य का युद्ध जो है ना 7वें मंडल में है। 9 में सोम देवता का उल्लेख है। 10 में 4 वर्णों का उल्लेख है। अब ये 4 वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो 4 वर्ण में आपको याद रखना है, क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, शूद्र था, उसके बाद है एक और है वैश्य। वैश्य कितने थे? 4, याद रखेंगे। मतलब 4 वर्णों का बात किया गया है। इन चारों वर्णों से आपको पूछे दिया जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों की बात की गई है। तो 4 वर्ण में आपका क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, वैश्य हो गया। लेकिन इससे पूछा जाता है कि कौन सा, अब हम थोड़ा सा ये बताएंगे कि कौन सा वेद है जो वेद त्रयी में नहीं आता है, ठीक है। वेद त्रयी में नहीं आता है। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आते हैं, याद रखेंगे। वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आते। अथर्ववेद जो है आपको 3 वेद बाद बाकी 3 को आते हैं। तो कौन आता है कौन नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखें। नहीं आ वाला छाड़ दीजिए, तो सब आता है। वेद 4 को बताए हैं, एक बोले हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये वेद त्रयी में आते हैं, बल्कि अथर्ववेद नहीं आते हैं। उसके बाद है आपसे पूछा जाता है कि संहिता में कौन शामिल है? तो संहिता में सभी शामिल है, याद रखेंगे। संहिता में, अगर संहिता में बोला कौन शामिल है, तो सब के सब शामिल है। एक पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण द्विज में शामिल नहीं है? द्विज, सभी वर्णों को द्विज कहा गया, लेकिन एक वर्ण है जो द्विज के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो द्विज के अंतर्गत आपको शूद्र को नहीं रखा गया है, शूद्र को अलग कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विज के अंतर्गत आते हैं। तो ऋग्वेद से आपको इतना पूछा जाएगा। मैंने पूरा वेद के बारे में आपको बता दिया है कि भाई क्या क्या है। लेकिन एक चीज और पूछे जाएंगे आपसे, क्या क्या है कि कर्मकांडों का वेद कौन है? कर्मकांडों का वेद आपका यजुर्वेद है। इसमें ज्यादा कर्मकांड किए गए हैं। कर्मकांडों का वेद कौन है? यजुर्वेद। उसके बाद मैं आपको बता दूं, कर्मकांड के बाद आपको से पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन है जो सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद। कर्मकांडों वाला वेद यजुर्वेद। उसके बाद है संगीत वाला वेद, तो संगीत वाला वेद आपका सामवेद हो गया। गद्य और पद वाला वेद यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद आपको अथर्ववेद जादू टोना वाला वेद है, ठीक है। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। इतना बात आपको याद अगर है तो जो भी वेद से पूछे जाएंगे लगभग इतना ही चीज अभी तक पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से ये बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज आपको हम अभी तो हम वेद के बारे में बताए हैं। अभी हमने बोला है कि साहित्य में
आपको क्या क्या चीज जानना है। साहित्य में आपको जानना क्या है, वेद तो जानना ही है, वेद के साथ अभी वेदांग बोले हैं, क्या बोले हैं, वेदांग। इनकी संख्या 6 है, याद रखेंगे, इनकी संख्या पूछे जाते हैं कि वेदांगों की संख्या 6 है। कौन से है, 6। ये 6 का नाम याद रखना है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जाएंगे तो नाम से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के लिए आपको 6 का नाम याद रखना है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, एक है शिक्षा, ठीक है, एक शिक्षा है, दूसरा कल्प है, ठीक है, तीसरा आपका है छंद, ठीक है, छंद है, उसके बाद आपका ज्योतिष है, ज्योतिष है, ठीक है, उसके बाद आपका व्याकरण है, व्याकरण के कितने हो गए, 5 ही हुए। एक हो जाएगा आपका निरुक्त, कौन हो जाएगा, निरुक्त, निरुक्त, अरे ये क्या आ गया, वो की संख्या 6 है, शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, व्याकरण हो गया और निरुक्त हो गया, निरुक्त, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है, आप लिख के ही करेंगे तभी याद रहेंगे, अन्यथा दुनिया का कोई ताकत आपको इसको याद नहीं करा सकता है, ठीक है। जितना बार हो सके लिख दीजिए, 100% याद हो जाएंगे। तो अब हम वेदांग आपको बता दिए, हमने बताया कि साहित्य में वेद ही नहीं, वेदांग ही नहीं, और भी चीज़ है, पुराण बताए हैं। तो पुराण से सर जी क्या पढ़ के रखना है, पुराण, पुराण की संख्या जो है आपको 18 है, 18 पुराण है। इसमें से 3 पुराण आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। तो आपको 3 पुराण कौन कौन से याद रखना है, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण, उसके बाद है आपका, मत्स्य के बाद हो गया आपका विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, उसके बाद है वायु पुराण, ठीक है। ये 3 पुराण आपको याद रखने हैं। सर मत्स्य पुराण क्यों याद रखना है, सबसे प्राचीन अगर पुराण कौन है तो मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, किस पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, विष्णु पुराण। अगर आपको मौर्य वंश पढ़ना है, आपके एग्जाम एंशिएंट हिस्ट्री कंफर्म करना है, तो मौर्य वंश हर हाल में आपको कंफर्म करना होगा। और मौर्य वंश की जानकारी आपको कहाँ से मिल रहा है, तो विष्णु पुराण से, ठीक है। विष्णु पुराण आप पढ़िएगा तो मौर्य वंश की जानकारी मिलेगा। उसके बाद हम आपको बता दें वायु पुराण, गुप्त शासक को भी पढ़ना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर गुप्त शासक के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो इसका मतलब आपको एंशिएंट हिस्ट्री नहीं आता है, ठीक है। इसलिए गुप्त शासक के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलता है, तो वायु पुराण से, ठीक है। तो इतनी बात मैं आपको पुराण से बताया हूँ, 18 पुराण है, जिनमें से 3 पुराण आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बताते हैं आपको उपनिषद। उपनिषद के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद की संख्या टोटल के टोटल 108 है। 108 उपनिषद में आपको कुछ उपनिषद को याद रखना है। वो उपनिषद कौन कौन है, एक मुंडक उपनिषद है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। एक बृहदारण्यक है, बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक को याद रखना है। और एक आपको और याद रखना है कंठो उपनिषद, कंठो, ठीक है। 3 को याद रखने हैं आपको एग्जाम के दृष्टि से। मुंडक उपनिषद सबको मालूम होगा, सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पूछा जाता है कि सत्य, जो हमारा सत्यमेव जयते लाइन है, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि भाई बृहदारण्यक से क्या पूछा जाता है, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये लाइन आपने सुना होगा, ये कहाँ से लिया गया है, तो बृहदारण्यक से लिया गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है। और एक लाइन आपका कंठोपनिषद आता है, तो नचिकेता का जो संवाद है, नचिकेता और यम का जो संवाद है, वो आपको कंठोपनिषद से लिया गया। तो ये तीनों चीज आपको एक जगह याद रखेंगे ना, तो कन्फ्यूजन का कोई संभावना नहीं बनता है। लेकिन कन्फ्यूजन होंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं हो सकता है। याद रखेंगे, क्योंकि मस्ट चीज है लिखना, जो लिखते जितना है उतना दिन तक याद रख पाएंगे, लिखेंगे नहीं याद नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आपको बता दिया वेद, वेदांग, छंद, ठीक है, सॉरी उपनिषद, पुराण, सब कुछ बता दिए। सर एक चीज और पूछे जाते हैं, एक चीज और पूछे जाते हैं जो साहित्य का ही भाग है, वो है आपका दर्शन। कौन सा, दर्शन, ठीक है, दर्शन से भी पूछे जाते हैं। दर्शनों की संख्या भी 6 है, ठीक है, दर्शनों की संख्या क्या है, 6। अब ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं, मैं अभी बता दूं। अगर आप ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो 100% है कि आपको से ये अंदर का पूछेगा। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट देने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर टाइट एग्जाम लेना है तो पूछ देगा, नहीं तो लो एग्जाम पूछेगा तो वही पूछे, इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइट पढ़ के रहना जरूरी है। चलिए, तो हम आपको उपनिषद दर्शन बता रहे हैं। दर्शन में है योग, योग दर्शन,
ठीक है। उसके बाद आप पढ़े होंगे सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक है। उसके बाद आप पढ़े न्याय दर्शन, न्याय, ठीक है। न्याय के बाद है मीमांस, मीमांस, ठीक है, मीमांसा भी कहते हैं। और आपको है मीमांस के बाद विशेषिक। कितने हो गए? वैशेषिक होगा, 6 हो गए। योग हो गया, सांख्य हो गया, न्याय हो गया, मीमांसा हो गया, और उसके बाद है विशेषिक हो गया, और एक हो गया आपका वेदांत, जैमिनी, एक का आपका नाम याद नहीं आ रहा है, छठा है आपका वेदांत। कौन सा है? वेदांत। तो इस दर्शन से आपको दर्शन का जो प्रतिपादक है उनका नाम पूछा जाता है, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है ऐसा पूछ दिया जाता है, तब पंतजलि है, पतंजलि, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक है। उसके बाद न्याय के कौन है? गौतम, गौतम। सांख्य, सांख्य का हो जाएगा कपिल, कपिल मुनि, कपिल है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद है मीमांस, मीमांस का आपका हो जाएगा जैमिनी, मीमांस का जैमिनी हो जाएगा। उसके बाद विशेषिक का कनाद हो जाएगा, और इसका हो जाएगा वेदांत का हो जाएगा बद्रायन, ठीक है, वेदांत का बद्रायन। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है साहित्य के बारे में। अब हम आप आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक है। थोड़ा एक चीज़ और बता देना चाहेंगे, बस एक ही चीज़ है मात्र, सारा चीज़ पढ़ लिए तो थोड़ा क्यों छोड़ दें, थोड़ा सा आप और एक चीज़ और जान लीजिए। मात्र एक ही चीज़ आपको बताना है जो ऋग्वेद से पूछे जाते हैं। वो क्या है? कुछ शब्द पूछ दिए जाते हैं। अब ये शब्द क्या क्या है? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अघन्या किसे कहा गया है? अघन्य, तो अघन्य का मतलब नौ वध करने वाला, गाय, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि दुहिता किसको कहा गया है? दुहिता, दुहिता पुत्री को कहा गया है, पुत्री को दुहिता कहा गया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सीता किसे कहा गया है? सीता, तो सीता जनरली एग्जाम में क्या है, सीता राम जी के लिख देगा कि ऋग वैदिक काल में सीता किसे कहा गया है, लिख देगा राम जी के पत्नी, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। सीता राम जी के पत्नी को नहीं कहा गया है, सीता हल को कहा गया है, हाँ, जोतने वाले को, ठीक है। आगे चलेंगे तो ये सीता जो है ना, मौर्य काल में जब जाएंगे तो ये सीता जो है ना, वो नहीं, राम जी की पत्नी ने बन जाएगा। सीता का मतलब खेत हो जाएगा, वो सीता जो जो जोतने योग्य खेत होगा उसको सीता कहा जाएगा। मतलब आगे चल करके थोड़ा सा नाम परिवर्तन होगा। खिल्य पूछा जाएगा तो खिल्य जो है ना, चारागाह को कहा गया है। खिल्य किसको कहा गया? चारागाह को। वही अब एक होता है धन्य, एक होता है धन्य, एक होता है धनव। ये दो चीज याद रख लीजिए। धन्य है अनाज को और धनव है मरुस्थल को कहा गया, धने और धनव, ठीक है। तो ये ध्यान कर लीजिए, इतना बात आपको कंफर्म है तो आप मेरे ख्याल से ऋग वैदिक से गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब प्रश्नों की ओर। प्रश्न इसी पर हमारा डील होगा, जितना हमने बताया उस पर हमारा प्रश्न जो है। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बताएंगे। तो कै नंबर प्रश्न पर थे हम? 4 नंबर पर थे। चलिए 4 नंबर पर प्रश्न पर हम थे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है? आसानी से आप जवाब दे देंगे। 7वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन जो है, आपको सुदास और 10 राजा के बीच युद्ध हुआ था। मैं आपको 3रा मंडल गायत्री मंत्र, 9वां मंडल सोम देवता, 10वां मंडल 4 वर्ण, 4 वर्ण, 4 वर्ण का वर्णन है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। अच्छा, अब ऋग्वेद में ये चीज़ हम आपको नहीं बताए थे कि ऋग्वेद में भाषा कौन चलता था। अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात किए हैं, भाव चित्रात्मक था, लेकिन ऋग्वेद में कौन सा लिपि चलता था? तो उस समय ब्राह्मी लिपि चलता था। ऋग्वेद में जो है ना, भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता, अरमाइक और खरोष्टी और ब्राह्मी ये सब अशोक के काल में, मौर्य काल में चला है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है
ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार समाज 4 वर्णों में विभक्त था, निम्न में कौन वर्ण नहीं था? अब यहाँ पे देखिए कि कौन से वर्ण की बात हम आपको नहीं बताए हैं। पहला दिया है शूद्र, दूसरा दिया है वैश्य, तीसरा दिया है ब्राह्मण, चौथा हिंदू। क्या हिंदू के बारे में पढ़ें? आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो लेक्चर का कितना बड़ा परिणाम होता है इस समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे बोला है कि ऋग्वेद के अनुसार कौन सा मिलान गलत है? अभी बोला है कि पंचविश, बोले हैं ना, पाँच गाना गाते शाम हो गया, तो ये सही है। ठीक है, गोपथ ऋग्वेद में नहीं, कौशिकी बताए हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है गलत ढूंढना है, तो गलत तो आपको मिल गया। ऐसे आंसर देख लीजिए, शतपथ यजुर्वेद है, गोपथ आपका अथर्ववेद है। तो आप इस तरह से जवाब दे पाएंगे। बोला है वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या अभी हम बताए हैं कि उपनिषद कितने हैं, 108, वेदांग 6 है, वेद 4 है और पुराण 18 है। ये सारे चीज क्लियर हो गए एक साथ। ठीक है, उसके बाद बोला है किस पुराण से गुप्त शासकों की जानकारी मिलता है? अभी हम पढ़ा दिए आपको कि कौन से पुराण में गुप्त में मिलता है, कौन में मौर्य मिलता है, कौन सबसे प्राचीन है। तो इसमें आपका गुप्त शासक मिलता है, ये सबसे प्राचीन है, इसमें आपको मौर्य वंश की मिलता है। तो आंसर इज द राइट क्या हो जाएगा आपका? गुप्त शासक पूछा है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद बोला है यम और नचिकेता का संवाद कहाँ से मिलते हैं? तो यम और नचिकेता का संवाद जो है आपको मिल जाता है, हम अभी बताए हैं कि मुंडक उपनिषद भी बताए हैं, बृहदारण्यक भी बताए हैं, कंठोपनिषद। तो कंठोपनिषद से आपको यम और नचिकेता के संवाद मिलते हैं, बृहदारण्यक से आपको तमसो मां ज्योतिर्गमय का मिलता है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते मिलते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपको कंफर्म हो गए। ठीक है, एक जगह इकट्ठा करके पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी आनंद आता है और याद भी जल्दी हो जाता है। आगे देख लीजिए, इसीलिए प्रश्न ऐसा बनाया गया है ताकि आपको ये लेक्चर से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है, ये हो गया है। हाँ, कौन सा मिलान यहाँ पे बोला है सही है? ठीक है, सही मिलान को ढूंढना। न्याय दर्शन अभी बताए हैं गौतम, सही है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सही है। योग दर्शन पतंजलि, सही है। सब के सब सही है। ठीक है, उसके बाद बोला है संहिता में कौन शामिल नहीं है? संहिता में कौन शामिल नहीं है? तो बोले हैं सबके सब संहिता में शामिल होता है। संहिता 4 है, चारों संहिता में चारों के नाम दिए गए हैं, इसीलिए ऑल आर करेक्ट हो जाएगा।